अफारा रोग पशुओं में आमतौर पर और अचानक होने वाली बीमारी है। यह रोग पशुओं में ज्यादा खाने या दूषित खाने के कारण होता है। यदि पशु का सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेरा के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद्र कांटवा। अक्सर देखने में आता है कि पशुपालन व्यवसाय में कुछ न कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं और जो पशुपालक समय रहते समस्याओं का समाधान कर लेते हैं उन्हें ही इस व्यवसाय में सफलता मिलती है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं पशुओं में एक गंभीर समस्या अफरा की। ये समस्या पशुओं में किन किन कारणों से होती है, आइए इस बारे में जानते हैं। पशुपालकों को एक बड़ी समस्या आती है, जैसे कि हरा चारा ज़्यादा खिलाने से या विषैला भोजन खिलाने से पशुओं में अफारा की समस्या आ जाती है, पेट फूल जाता है और जानवर की मृत्यु भी हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि यदि आपका पशु अफरा रोग से ग्रसित है तो आप अपने स्तर पर प्राथमिक उपचार कैसे करें और गंभीर स्थिति होने पर इसका इलाज कहां करवाएं। इसके अलावा यह रोग भविष्य में आपके पशुओं में हो ही नहीं, इसके लिए बचाव के कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इन सब के बारे में उचित सुझाव के लिए मिलते हैं। ऐसी स्थिति में पशुपालक क्या करें? सबसे पहले तो यह है कि जब भी हम पशुओं को हरा चारा देते हैं या जो चारा देते हैं उसकी मात्रा, हरे चारे की मात्रा थोड़ी थोड़ी मिक्स करें। एक साथ नहीं कि भरपेट अगर हरा चारा देंगे तो पेट में गैस बनेगी और अफारा आएगा और 15 से 20 मिनट में ही पशु की मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। तो सबसे पहले यही है कि सूखे चारे में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा, जैसे एक दिन में 1 किलो खिलाया, दूसरे दिन 2 किलो, तीसरे दिन 4 किलो, ऐसे करके हम अगर भरपेट भी देते हैं तो पशुओं में अफारे की समस्या नहीं आएगी। और अगर फिर भी अफारे की समस्या आ जाती है तो किसान भाई ये कर सकते हैं कि पशुओं को एक तो मीठा सरसों का तेल, जो मीठा तेल है वो 250 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम और हींग जो भी हर किसान भाई के यहाँ उपलब्ध हो सकती है या अपना स्थानीय गांव में भी उपलब्ध हो सकती है, उसको मिक्स करके तुरंत उस जानवर को पिलाएं और जानवर को बैठने ना दें। जैसे ही पता चले तो जानवर को धीरे धीरे हल्का हल्का घुमाएं और ये पिलाएं। लेकिन जब तक पशु चिकित्सक नहीं आते हैं, ये अगर हम देते हैं तो 15 से 20 मिनट में अफारा या तो उतर जाता है, नहीं उतरता है तो फिर डॉक्टर से हम उसका उपचार करवाएं ताकि हमारे पशुओं में ये समस्या नहीं आए। और एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि पशुओं को हम ऐसा कोई विषैला पदार्थ खिलाने से दूर रखें ताकि ये समस्या नहीं। हमारे राज्य में ग्वार की खेती सब्जी और दाने हेतु किसान भाई करते हैं और हमारे जो किसान इसकी खेती सब्जी के लिए करना चाहते हैं वे किसान इसकी खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। तो आप ग्वार की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें, इसकी वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर के डॉक्टर RL भारद्वाज। किसान भाइयों, आज अपन ऐसी फसल की बात करते हैं जिसको हम अंडर यूटिलाइज सब्जी के रूप में देखते हैं और वो है जायद में ग्वार की खेती। ग्वार सब्जी उत्पादन के लिए इसकी किस्म जो है सामान्य ग्वार से अलग होती है। ऐसी फसल है जो सामान्य दूसरे जो सब्जियां हैं उनसे अधिक आमदनी देती है और अगर पोषकता की दृष्टि से देखें तो ये प्रोटीन से भरपूर, अधिक उत्पादन देने वाली, ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखने वाली और साथ साथ में भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाली फसल है। इस फसल को लगा करके किसान भाई जायद के साथ साथ में खरीफ में भी इसका उत्पादन ले सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। प्रदेश के जो किसान भाई सब्जी के लिए ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी खेती से अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए क्षेत्र अनुसार ग्वार की उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई करनी चाहिए। तो कौन कौन सी हैं फली के लिए ग्वार की उन्नत किस्में, आइए इस बारे में जानते हैं। जहाँ तक इसके किस्मों की बात है तो पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवभार, P28-1, शरदबहार, थार भादवी अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं। इनमें से किसी का भी हम चयन कर सकते हैं। सब्जी वाले ग्वार की खेती करने के लिए जहाँ तक हम जलवायु की बात करें तो ये सामान्य ग्वार की तरह ही बहुत अधिक तापमान सहन करने में भी सक्षम है। इसको हम कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य आसानी से उगा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये कम पानी में भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है
और बारानी क्षेत्रों में भी जहाँ पे कम पानी है, जिस मिट्टी का उपयोग अन्य सब्जियों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे भी ग्वार वाली सब्जी का उपयोग हम कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। जहाँ तक हम मिट्टी की बात करें, अधिक उपजाऊ मिट्टियों में ही ग्वार की सब्जियों की खेती की जा सकती है। कम उपजाऊ मिट्टी या बालू मिट्टी में पौधे की साइज जो है वो छोटी रह जाती है और फलियां कम लगती है। अधिक उपजाऊ हो या फिर उसको पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खाद डाल करके उसको उपजाऊ बनाया गया हो, उसमें हम ये आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य पीएच मान 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। खेत की तैयारी करने के लिए हमें 2 बार अच्छी प्रकार से मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 बार कल्टीवेटर चला करके खेत को भुरभुरा बनाना होता है। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। बुआई से लगभग 15 दिन पूर्व गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलानी चाहिए। खेत में गोबर की खाद मिलाने से मृदा की जल ग्रहण क्षमता बढ़ती है। दलहनी फसल होने के कारण ग्वार को नत्रजन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य तौर पर यूरिया 22 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 222 किलोग्राम एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय डालने पर फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार मिलती है। इसके साथ साथ में जब बीज दर की बात करते हैं, मान्यतः जायद मौसम में तो लगभग 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसके बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। इसके लिए 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोल लेवे। घोल ठंडा होने पर इसमें 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर अच्छी तरह से मिला लेवे। इस घोल में 10 किलोग्राम बीज की अच्छी तरह से उपचारित करें ताकि सभी बीजों पर कल्चर की परत चढ़ जाए। अब बीजों को निकालकर छाया में सुखाएं। इसके बाद बीज को बुआई करना चाहिए। जहाँ तक किसान भाइयों लगाने के समय की बात करें तो इसको फरवरी माह से आगे जून जुलाई माह तक लगातार लगाया जा सकता है। लाइन से लाइन की दूरी 30 × 30 सेंटीमीटर से लेकर के बहुत ही अच्छी भूमि और अधिक उपजाऊ भूमि में 45 × 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। जहां तक जल प्रबंधन की बात है तो गर्मी के मौसम में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। ग्वार की बुआई के 20 से 25 दिन पर पहली निराई गुड़ाई एवं दूसरी 40 से 50 दिनों पर करनी चाहिए। समय पर निराई गुड़ाई करने से खरपतवार तो समाप्त होते ही हैं। ग्वार की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व की फसल है। इसमें मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने वाला कीट सफ़ेद मक्खी है। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप इसे नुकसान पहुंचाता है और उसको रोकने के लिए हमें क्लीन कल्टीवेशन करना चाहिए, समय पे निराई गुड़ाई करनी चाहिए, पौधों की संख्या अधिक नहीं रखनी चाहिए और इन्फेस्टेशन होने पे इमिडाक्लोप्रिड की आधी ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करना चाहिए। ग्वार में सामान्यतः जायद मौसम में किसी प्रकार के रोग का प्रकोप नहीं होता है, पर कई बार बारिश हो जाने के कारण से इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट का इन्फेस्टेशन होता है, जिससे काले धब्बे पड़ जाते हैं। कई बार पोड के ऊपर भी काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसको नियंत्रण करने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके इसका स्प्रे कर दें तो आसानी से इस बीमारी को भी रोका जा सकता है। तो इसमें लगभग 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है और आप देखेंगे बाजार में औसतन इसका भाव देखेंगे तो लगभग 40 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर के 60-70 रुपये प्रति किलोग्राम तक इसका बाजार भाव रहता है। तो ये देखा जा सकता है कि आसानी से अन्य सब्जियों के बजाय हम इस फसल को लगा करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। प्रदेश में गेहूं की कटाई चल रही है, लेकिन प्रायः देखने में आता है कि मजदूरों की समस्या के चलते गेहूं की कटाई सही समय पर नहीं हो पाती और मजदूरों से कटाई कराने पर लागत भी अधिक लगती है। इसलिए गेहूं की कटाई के लिए रीपर बाइंडर मशीन को इजाद किया गया और इसकी जानकारी दे रहे हैं मुख्य तकनीकी अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी। मैं आज आप लोगों से फसल की कटाई के संबंध में चर्चा करूँगा। फसल कटाई के लिए रीपर बाइंडर और सेल्फ प्रोपल्ड रीपर, 3 तरह के रीपर और साथ में ट्रैक्टर से माउंट किए हुए रीपर आजकल प्रचलित हैं। रीपर से जब हम कटाई करते थे या ट्रैक्टर चलित जो रीपर हैं उनमें कटाई करते थे तो हमें तुरंत लेबर की आवश्यकता होती थी, क्योंकि फसल कट तो जाती थी लेकिन उसको उठा करके रखने के लिए तुरंत लेबर की आवश्यकता पड़ती थी। इस तरह से हमने मशीनों में फिर कुछ सुधार किया और रीपर बाइंडर करके एक मशीन विकसित की गई
जो दो तरह के मॉडल में चल रही है। एक सेल्फ प्रोपल्ड है, 3 व्हील की है, जिसको हम 10 HP के इंजन से चला रहे हैं। इसकी 1.25 मीटर कटिंग विड्थ है और हम इससे 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ फसल काट सकते हैं। इसके द्वारा काटी गई फसल में रस्सी बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, जो नायलॉन की रस्सी होती है, और यह एक बंडल में लगभग 1 एकड़ की कटाई की फसल को बांध सकते हैं। हम अपने बंडल में साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं नॉटिंग डिवाइस के माध्यम से। गेहूं और धान खड़ी फसलों में बंडल बनाने में उपयोगी है। इसमें जो डीजल की खपत है वो लगभग 1.2 लीटर प्रति आवर्स होती है। इसके अलावा जो इसका अभी नया इम्प्रूव्ड वर्जन भी विकसित किया गया है, जो कि 4 व्हील है। तो अभी चूँकि किसान भाइयों इसको चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि 3 व्हील होने के कारण उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में थोड़ा परेशानी होती थी और मोड़ने में थोड़ा असुविधा होती थी। इसलिए इसको 4 व्हील ट्रैक्टर रियर माउंटेड दोनों तरह की मशीनें बना दी गई हैं। किसान भाइयों, अभी आपने जाना रीपर बाइंडर मशीन के प्रयोग करने के बारे में। अब बात आती है कि गेहूं की कटाई में रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने से क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा लाभ है कि तुरंत मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और चूंकि गेहूं के लिए और धान की दोनों की फसलों में ही भूसा बहुत उपयोगी है। अगर हम जानवर रखे हैं तो इससे काटने के बाद हम थ्रेशर से थ्रेश करके गेहूं भी निकाल लें और भूसा भी हमारे लिए उपयोगी होता है। दूसरा, हम पर्यावरण को भी बचा रहे हैं, और चूँकि छोटी फसल कट करके छोटी फसल रह जाती है तो हमें नुकसान नहीं होता है और हम तुरंत खेत को जुताई वगैरह भी कर सकते हैं। जब हम इसे भाड़े से चलाते हैं तो लगभग 1300 से 1500 रुपये, जैसा कि सीजन है या जैसी फसल है, जैसा मांग चल रही है उसके अनुसार हमें प्रति एकड़ कटाई मिल जाती है। हमने जब सर्वे करने में पाया है कि उन लोगों ने 3.5 से 5 लाख रुपए तक का इसी मशीन से एक सीजन में बिजनेस किया है। किसान भाइयों, रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने के साथ साथ मशीन का रखरखाव भी जरूरी होता है। तो आप किस प्रकार रखें इस मशीन का रखरखाव, आइए जानते हैं। रीपर बाइंडर में रखरखाव का भी एक विशेष महत्व है। एक तो इसमें इंजन है, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, समय समय पर हमें डीजल फिल्टर बदलना चाहिए। दूसरा, एक जो कटर बार का ब्लेड होता है, सीजन में जब शुरू होता है तो नया पूरे सभी ब्लेड नए लगा लें, उससे हमारा पूरे सीजन में कटाई में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें जो मुख्यतः ड्राइव है, जो रील को ड्राइव जाती है वो बेल्ट के माध्यम से जाती है। एक बेल्ट जो है हमें एक एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। जब हमारा मशीन जब हम शाम को खड़ी करते हैं तो हवा मार करके चेन पर ऑयलिंग करना चाहिए, और जो कटिंग ब्लेड होते हैं कटिंग ब्लेड पर भी ऑयल करना चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों कि इस मशीन की कीमत और इस पर सरकार द्वारा अनुदान कितना है, तो इन सब की जानकारी के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर ये खरीदना चाहते हैं तो हमारे जो जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ जिले में जो उप निदेशक कृषि डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके माध्यम से हम इस मशीन को खरीद सकते हैं। इसकी जो 3 व्हील है उसकी कीमत 3.5 से 4 लाख के बीच में, और जो 4 व्हील है उसकी कीमत 5 लाख से 5.5 लाख के बीच में होती है। दोनों मशीनों पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, जिसे हम ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। जो कृषक भाई स्वयं के खर्चे से लेना चाहते हैं वो खर्चे से भी इसे अपने खर्चे से खरीद सकते हैं। बाद में इसमें आवेदन दे करके सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है
उसे पूछा है जिला श्री गंगानगर के कृषक हनुमान सिंह ने। यह हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से सब्जियां उगाने की तकनीक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो हनुमान प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये टेक्निक है हाइड्रोपोनिक टेक्निक, जिसे हम NFT कहते हैं, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक के नाम से इस स्ट्रक्चर को जाना जाता है। और इस जो टेक्निक है, इसको हमने बनाने में पूरा लोकल मटेरियल और साथ में जो लोकली अवेलेबल मटेरियल उससे बनाया है। यानी तकनीक बहुत अच्छी है, हाई टेक तकनीक में से आती बोलते हैं इसको, जिसमें बिना भूमि के या किसी भी मटेरियल के, यानी ओनली घुलनशील तत्वों के बेस पे इसमें सब्जियां उत्पादन किया जाता है। इसको स्ट्रक्चर को बनाने के लिए GI पाइप का हमने स्ट्रक्चर लिया है, जिसकी 6 फीट की हाइट होती है। 6 फीट हाइट को हमने पार्शियली वर्टिकल बनाया है। इसको पार्शियल वर्टिकल आप देख सकते हैं, इसमें 4 पाइप है नीचे से लेकर ऊपर तक, और एक पाइप में 19 प्लांट हमने लगाए हैं इसमें। तो ऐसे दूसरी साइड में इसके फिर 4 पाइप लगे हुए हैं, तो इसमें 152 प्लांट्स एट ए टाइम इसमें लग सकते हैं। तो इसमें जो उत्पादन की जा सकती है इस स्ट्रक्चर में, इसमें 110 mm का पाइप का यूज लिया गया है, और साथ ही 110 mm के पाइप की जो स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से इसमें सारी लीफी वेजिटेबल्स हम कर सकते हैं। जैसे सेलरी है, आपका पालक है, आपका मेथी है, आपका धनिया है, और इस तरीके से इसमें पुदीना है। ये सारी चीज़ हम इसमें, लेट्यूस है, ये हम इस पर उत्पादित कर सकते हैं। और सामान्यतः जो भी पत्तियों वाली सब्जियां होती है वो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। यानी एक साल में हम 5 बार इसमें सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की बीमारी के चांस नहीं होते। यानी जो ज़मीन का जगह हमने पानी यूज लिया तो पानी कंटामिनेटेड नहीं होता, उसको ट्रीट करके डालते हैं हम, तो भूमि जनित जो रोग है वो बिल्कुल फ्री होगा इसमें। तो यानी इस पर पेस्टिसाइड का जो यूज है वो नहीं होगा, ज़मीन हमको दवाई नहीं डालनी पड़ेगी। तो यानी स्वस्थ सब्जी, कम पेस्टिसाइड वाली सब्जी आप हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से उगा सकते हैं। दूसरी बात, ऊपर आप देख रहे हैं कि ये कवर्ड होता है सिस्टम इसमें, यानी इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस से कवर्ड है। तो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस होने से इसमें बारीक जो कीड़े हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले सफ़ेद मच्छर है, माहू है, एफिड है, वो इसमें एंटर नहीं कर सकते। जब इसमें प्रवेश ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो लीफी वेजिटेबल्स है वो स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी और बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री होगी। तो ये उद्देश्य हमारा है। दूसरी बात, इसको अगर हम कंपैरिजन करें आज की तकनीक के हिसाब से, उन्नत तकनीक है पर थोड़ी शिक्षा की ज़रूरत होती है कि सीख कर इसको किया जा सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यही पानी इसमें रिसाइकिल होकर यूज होता है। यानी ये पिछला, जब आप एक टब देख रहे हैं, इसको हमने 10 दिन पहले भरा था, यही काम आ रहा है। यानी कहीं इसमें पानी का लॉस नहीं होता है, तो सब्जियां बेहतरीन होती है। तो ये बेहतरीन तरीका है कि इसमें ना तो ज़मीन चाहिए हमको, और ज़मीन नहीं होते आप अपनी खेती कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य हमारा इस हाइड्रोपोनिक्स को लगाने का है, ताकि किस किस सब्जी को और यहाँ की डिमांड है उसके अनुसार इसमें सब्जी उगाकर उनको सेल आउट करी जाए। ये अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मृदा में संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग करें और ले फसलों से अधिक उपज। हरी खाद वाली फसलों की खेती है किसानों के लिए वरदान।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।